देखिए विधानसभा एक के चुनाव पर इंदौर की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की निगाह टिकी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय तो स्पष्ट बोल ही चुके हैं कि मैं विधायक बन चुका हूं और संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला की लाइन पर ही विधानसभा में अपने काम किया। तो जिस तरह से आक्रामक चुनाव लड़ना चाहिए, जिस प्रकार से प्रतिकार करना चाहिए, वो मुझे नजर भी नहीं आ रहा है अभी संजय शुक्ला की तरफ से। मतलब एक नंबर के कार्यकर्ता कहते हैं कि अरे हमारे तो दिन अब पलट जाएंगे, अब हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि कैलाश जी कार्यकर्ताओं की सुनते हैं कि ये चुनाव जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के लिए जीवन मरण का सवाल है। कैलाश विजयवर्गीय का पूरा पॉलिटिकल कैरियर इस चुनाव पे टिका हुआ है, क्योंकि ये चुनाव संजय शुक्ला तो ठीक है, चुनाव अगर हार भी जाते हैं तो संजय शुक्ला के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो एक बड़े पहलवान से हारे। नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। हूँ अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। जी हाँ, मंथन हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम पत्रकारों से चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों को लेकर, और इस वक्त का हॉट विषय है राजनीति और चुनाव। आज हम चर्चा करेंगे इंदौर की सभी विधानसभा सीटों को लेकर। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं राजेश राठौर जी, और मौजूद हैं राजेश जुएल जी। दोनों ही काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानेंगे सिलसिलेवार विधानसभा 1, 2, 3, 4, 5 राऊ, महू, देपालपुर के बारे में। राजेश राठौर जी, पहले मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि इंदौर में जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा है तो कहा यह जाता है कि इंदौर से जो राजनीति शुरू होती है पूरे मध्य प्रदेश में फैलती है, और फिर यहाँ के जो परिणाम होते हैं उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में परिणाम प्रभावित होते हैं। आपको क्या लगता है, यदि हम शुरुआत करें विधानसभा 1 से, तो आपको क्या लगता है विधानसभा 1 की क्या स्थिति? यहाँ पर दो कद्दावर नेता आमने सामने हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं और सामने से संजय शुक्ला हैं। तो क्या लगता है आपको इस चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पे बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत संजय शुक्ला को चुनाव हराने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा, और उसके कारण ये हुआ कि बीजेपी को न केवल एक नंबर में फ़ायदा मिला बल्कि आसपास की सीटों पर भी उसका प्रभाव दिख रहा है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का एक आभा मंडल है और कार्यकर्ताओं में सीधी पकड़ है, उसके कारण निश्चित तौर पे उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और अब ये कहा जाने लगा है कि जो उनके समर्थक दावा करते हैं कि कैलाश जी तो इतने वोट से चुनाव जीत रहे हैं, कैलाश जी तो इतने मतों से चुनाव जीत ही गए हैं। और वाकई यार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हो, मध्य प्रदेश के किसी भी भाजपा के उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं आए। ये वाकई एक कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी बात रहती है। पर राजेश जी, कैलाश विजयवर्गीय खुद राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो ऐसे में उनके चुनाव कार्यालय में अगर कोई राष्ट्रीय नेता आता है भाजपा का, तो उसमें कोई अलग बात नहीं समझता मैं। जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय से बड़े नेता हैं राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और देश की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में तीसरे नंबर पे है। स्टार प्रचारक की सूची में भी उनका नाम तीसरे नंबर पे है। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। जुएल जी, आप क्या सोचते हैं? संजय शुक्ला 5 साल से वहाँ पर मेहनत कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय को ऐन वक्त पर भाजपा ने 1 नंबर का उम्मीदवार बना दिया। हालांकि वे कहते पाए गए हैं कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना था, मुझे तो प्रचार करना था और मेरा काम प्रचार करने का था, लेकिन पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इसका निर्वाह करूँगा। आपकी नज़र में क्या लगता है विधानसभा 1 कैसा चुनाव होने वाला है? देखिए विधानसभा 1 के चुनाव पर इंदौर की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की निगाह टिकी हुई है और ये बड़ा चर्चित चुनाव हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय तो स्पष्ट बोल ही चुके हैं कि मैं विधायक बन चुका हूँ जी, और पार्टी ने सोच समझकर मुझे यहाँ टिकट दी है और पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी मुझे देना चाहती है ना। उनके समर्थक से लेकर मीडिया में सब जगह कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री भी वो हो सकते हैं जी। तो 1 नंबर का चुनाव निसंदेह रोचक है। संजय शुक्ला ने काफ़ी मेहनत की अपनी विधानसभा में जी। और संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला की लाइन पर ही विधानसभा में अपने काम किया जी। वही भोजन भंडारे, यात्राएं, रैली, वो सब सारे काम वो लगातार करते रहे। लेकिन अब मुकाबला चूंकि कैलाश विजयवर्गीय से है, और जैसा राठौर साहब ने बताया कि उनका एक आभा मंडल है, कार्यकर्ताओं से सीधी कनेक्टिविटी है,
देश के नेताओं से संबंध है उनके, जिसके कारण आप देखोगे कि जो भी इंदौर आ रहा है नेता, वो उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन से लेके कार्यक्रमों में जा रहा है ना। क्षेत्र विधानसभा एक का मास्टर प्लान उन्होंने बनवा लिया और तो लोगों को एक भरोसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि संजय शुक्ला पहले दिन से ही एक तरह से मनस्थिति उनकी ऐसी बन गई है कि मेरा चुनाव जीतना मुश्किल है। तो जिस तरह से आक्रामक चुनाव लड़ना चाहिए, जिस प्रकार से प्रतिकार करना चाहिए, वो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है अभी संजय शुक्ला की तरफ से। ऐसा लगता है कि या तो कुछ पैक्ट हो गया हो, या ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा मान लिया है कि भाई चुनाव में जीतना मुश्किल है। तो ये स्थिति है। तो एक नंबर का चुनाव निसंदेह फिलहाल तो कैलाश जी के पक्ष में जाता दिख रहा है। रईस जी, आपको लगता है कि वाकई कैलाश जी के पक्ष में जाता दिख रहा है? हालांकि निश्चित रूप से बहुत कद्दावर नेता हैं। हम विधानसभा एक की बात करें, आपको भी 30 वर्षों से अधिक समय हो गया है, दोनों साथियों को, मुझे आपको पत्रकारिता करते करते। हर विधानसभा का मिजाज अलग होता है। विधानसभा एक का मिजाज, जैसे मैं गया था अगर ग्राउंड पर, और वहाँ पर जब मैंने चर्चा की लोगों से, तो लोग इस बात से इनकार नहीं करते कि संजय शुक्ला ने काम नहीं किया है। लोग इस बात से इनकार नहीं करते कि संजय शुक्ला चुनाव नहीं जीत सकते। लोग ये भी कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को हराना इतना आसान नहीं है। तो ये अभी परिस्थिति ऐसी नहीं, जैसे ज्वेल जी ने बताया कि चुनाव एक तरफा तो अभी होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा चुनाव नहीं हुआ है अभी। देखिए, अभी चुनाव में लगभग 17 दिन बचे हैं। कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन दिक्कत यही है ना कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम आते ही जो बातें शुरू होती है वो पॉजिटिव शुरू हो जाती है। तो ये एक उनका वाकई जो है किया हुआ काम है, या किया हुआ जो भी उनका कार्यकर्ताओं के लिए जो करते हैं। मतलब एक नंबर के कार्यकर्ता कहते हैं कि अरे हमारे तो दिन अब पलट जाएंगे, अब हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि कैलाश जी कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, उनके लिए फ़ोन करते हैं जी। एक और अरशद भाई, मैंने एक बात देखी है कि कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला ये ऐसे नाम है जो चुनाव, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मशीन भी थक जाती है लेकिन ये नहीं थकते। आधी रात तक जनसंपर्क करना। और कैलाश जी के चुनाव में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय पूरी ताकत से लगे। उनकी निजी टीम पूरी जो महू में गई थी, और महू जैसे इलाके में जीत के आई थी, वो पूरी टीम लग चुकी है। रमेश मेंदोला भी लगातार वहाँ जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि रमेश मेंदोला चुनाव लड़ रहे हैं तो एक नंबर में नहीं जाते। रमेश मेंदोला ने भी पूरी निगाह रख रखी है, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, मिल रहे हैं, गली गली में उनके लोग घूम रहे हैं तेज़ी से। और जिस स्तर पे बूथ स्तर की जो बात होती है, उस पर सीधी कनेक्टिविटी आकाश विजयवर्गीय की हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय भी मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे संजय शुक्ला को वो लोग ऐसा भी नहीं मान रहे हैं कि बहुत आसान है कि कैलाश विजयवर्गीय ये मान के चले हैं कि अरे तो ठीक है। ज्वेल जी, जैसा मैंने अभी पूछा था आपसे, ये थोड़ा पूछना सा एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि ये चुनाव जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के लिए जीवन मरण का सवाल है। बिल्कुल आप एक चीज़ नोट करो, जी हाँ। संजय शुक्ला के लिए वो स्थिति नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का पूरा पॉलिटिकल कैरियर इस चुनाव पे टिका हुआ है। कई सालों बाद चुनाव लड़ रहे हैं वो, है ना। वो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए थे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे, पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया। उनका और पार्टी का ऐसा मानना है, उनका ऐसा मानना है कि जिम्मेदारी बड़ी मिलने वाली है उनको। तो ये चुनाव कैलाश विजयवर्गीय के लिए हर हाल में जीतना बहुत ज़रूरी है। तो वो 1.1% भी कई गुंजाइश नहीं रखेंगे किसी प्रकार की लापरवाही करने की, जो राठौर साहब ने बताया अभी हाल, कि वो पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनकी पूरी टीम ने। क्योंकि ये चुनाव, संजय शुक्ला तो ठीक है, चुनाव अगर हार भी जाते हैं तो संजय शुक्ला के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो एक बड़े पहलवान से हारे, है ना। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को ये चुनाव जीतना अत्यंत आवश्यक है उनके राजनीतिक कैरियर के लिए। तो ये बात आप मत भूलो, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय और उनकी पूरी टीम पूरी ताकत लगाएगी और आखिरी दम तक लगाएगी। ये एक नंबर की बात हो गई। विधानसभा 2 की बात करें तो वहाँ पर तो एक बार फिर वॉकओवर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे बीजेपी को। रमेश मेंदोला को हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। शायद कांग्रेस में इंदौर में तो अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो 2 नंबर में जाकर रमेश मेंदोला का हरा सके। चिंटू चोकसे को वहाँ से मौका दिया है वापस से। पिछली बार भी कांग्रेस ने वहाँ पर चुनाव तो लड़ा था, लेकिन अब वो प्रत्याशी भाजपा में जा चुके हैं। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव, क्योंकि चिंटू चोकसे काफ़ी हुंकार भर रहे हैं कि मैं बहुत हद तक के किनारे ले आऊँगा इस सीट को? देखिए, ऐसा है, 2 नंबर विधानसभा
भारतीय राजनीति में जितने लोग शामिल हैं उन सब के लिए एक कोचिंग सेंटर हो सकता है, क्योंकि 12 महीने 24 घंटे मैंने अभी जो कहा कैलाश जी को लेके कि मशीन थक जाती है, लेकिन ये लोग नहीं थकते हैं। मशीन को बंद करना पड़ सकता है कि यार गर्म हो गई है और अब इसका समय थोड़ा बंद कर देते हैं। ये लोग जिस तरीके से रमेश मेंदोला का चुनावी जनसंपर्क रात को 2-2 3-3 बजे तक चलता है, लोग खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को जो जबरदस्ती ला रहे हैं, लोग खड़े हैं आधी रात तक, 1-1 डेढ़ बजे तक। तो इनकी आरती उतारने के लिए महिलाएं खड़ी हैं। राजेश जी इतने बड़े नेता हैं, लेकिन भाजपा का उन पर विश्वास करती, मंत्री तो बनाए नहीं कभी भी उन्हें। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का और पार्टी का विषय है कि मंत्री किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाया पार्टी ने, ये पार्टी की गलती तो है। क्योंकि रमेश मेंदोला की जब ज़रूरत होती है तब 2 नंबर से बाहर निकाल के उनको कुक्षी और मनावा और सामेर और सब दूर प्रचार करने के लिए टीम लगा देते हैं कि, और रमेश मेंदोला ईमानदारी से जाके काम भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको मंत्री तो बनाया जाना चाहिए। जुएल साहब क्या सोचते हैं आप? चिंटू चौक से खम ठोक रहे हैं वहाँ से 2 नंबर से रमेश मेंदोला के सामने। देखिए, हम तो सारे प्रत्याशी ठोकते ही हैं, जीत का दावा हर आदमी करता है, चाहे वो उसकी जमानत जब्त हो जाए या वो कितने वोटों से हारे, वो बात की बात है। तो जीत का दावा तो चिंटू चौक से भी करेंगे, सारे लोग करेंगे, करना भी चाहिए जी। विधानसभा 2 और विधानसभा 4 ये 2 ऐसी सीटें हैं कि जहाँ पर बात जीत हार की नहीं होती है। कितने वोट से हार जीत हो कितने लीड कितनी रहेगी इस बार, इस पर हम डिस्कस करते हैं सारे मीडिया के लोग और सारे ठियों पे और शहर भर में। तो विधानसभा 2 में भी रमेश मेंदोला चुनाव जीतेंगे, वो तो पहले दिन ही से तय था, उस पर तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब सवाल बस ये है कि चिंटू चौक से कितनी लीड कम कर पाते हैं, कितना अपना जनाधार कांग्रेस का अपना खुद का बढ़ा पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पार्षद के रूप में चिंटू चौक से लगातार 2 नंबर से जीतते रहे हैं विधानसभा से, जहाँ पर अधिकांश पार्षद भाजपा के हैं वहाँ पर जो है। लेकिन फिर भी चिंटू चौकसे का नेटवर्क और उनकी अच्छा, दूसरी एक और गलती कांग्रेस ने की है कि 2 नंबर में कोई स्थायी ऐसा नेतृत्व वहाँ पर उन्होंने बनाया नहीं। हर बार प्रयोग करती रही, कभी छोटू शुक्ला को टिकट दे दिया रात को उठा के 3 बजे, ये सब पता ही है आपको, कभी मोहन सेंगर को दे दिया, इस बार चिंटू चौकसे को दे दिया। तो ऐसे वहाँ बदलते रहते हैं प्रत्याशी अलग अलग समय में, वो कोई आता है टिकट लेता है। नहीं, पर चिंटू चौकसे का ऐसा मानना है कि वो 4 वार्डों में कांग्रेस वहाँ पर अच्छे वोटों से जीती है, और जो 4 वार्डों में काम हुआ है उसके बलबूते पर और अन्य वार्डों के लोग भी प्रभावित हैं, और इस बार हम रमेश मेंदोला को हरा सकते हैं। ठीक है, वो दावा उनकी अपनी जगह है, वो दावा कर सकते हैं। नगर निगम के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में फ़र्क भी है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें विधानसभा 2 की, तो वहाँ पर रमेश मेंदोला का कोई विकल्प नहीं है, और चिंटू चौकसे की जीत की बात सोचना बड़ा एक अलग तरह का मामला है कि कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, वो अलग बात है। राय जी, 3 नंबर की बात करते हैं तो वैसे 3 नंबर जोशी परिवार से जोड़कर ही देखती है कांग्रेस। हमेशा सिर्फ एक ही अपवाद के रूप में अनवर खान को बीच में टिकट दिया था, नहीं तो फिर महेश जोशी से लेकर अश्विन जोशी और अश्विन जोशी के बाद अब की बार पिंटू जोशी, और यहाँ पर गोलू शुक्ला को भेजा गया। बाणगंगा से गोलू शुक्ला आए हैं, पहले राजेंद्र शुक्ला भी लड़ चुके हैं उसी शुक्ला परिवार से। अब की बार क्या लगता है आपको, क्योंकि पिंटू जोशी एक युवा है और गोलू शुक्ला भी युवा है, पिंटू जोशी युवा और वो भी युवा। ऐसा है कि निश्चित तौर पे वो चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। हालांकि जोशी परिवार की वो परंपरागत सीट मानी जाती रही है, और पिंटू जोशी के लिए पहले टिकट लाना और उसके बाद अश्विन जोशी का हृदय परिवर्तन कराना, ये दोनों अच्छे संकेत हैं। तो आगे भी इसके अच्छे संकेत मिल सकते हैं। लेकिन यदि जोशी परिवार भी मेहनत में यदि कोई कमी छोड़ता है या कसर रख जाता है तो दिक्कत हो सकती है। अभी की स्थिति में ये है कि गोलू शुक्ला चूँकि 1 नंबर से 3 नंबर में गए, तो वो पूरे डिपेंड आकाश विर्गी के ऊपर ही है कि आकाश विर्गी ने जो वहाँ काम किए हैं उसके नाम पे वोट मांगे। आकाश विर्गी उनके लिए विधानसभा 3 में घूमे, गए भी हैं आकाश विर्गी। लेकिन उन्हीं की टीम काम करी, गोलू शुक्ला के बाद 3 नंबर में टीम नहीं है अभी। पार्टी के तो जो पुरानी टीम आकाश की कार्यकर्ता कितना काम कर पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों युवा है और दोनों नए चेहरे हैं, और इलाका बनिए महाजनों का भी है। तो निश्चित तौर पे जो मेहनत ज़्यादा करेगा
जो अपने बारे में अच्छा बता पाएगा वही चुनाव वहाँ से जीतेगा। जुल जी, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जो एक डर ये सता रहा था कि यदि अश्विन जोशी ने विरोध शुरू कर दिया तो फिर पिंटू जोशी खतरे में आ जाएंगे, लेकिन पिंटू जोशी लगातार मेहनत कर रहे थे पिछले 10 साल से। पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अश्विन जोशी को ही कांग्रेस ने टिकट दिया था। इस बार बड़े नेताओं ने अश्विन जोशी को इनकार कर दिया और उन्हें रोक लिया, पिंटू जोशी को मौका दिया, जबकि अब उनके पिता दिवंगत हो चुके हैं, जबकि पिछली बार महेश जोशी के रहते वो चुनाव लड़ना चाहते थे। देखिए, निसंदेह 3 नंबर का चुनाव बड़ा रोचक चुनाव है, और चूंकि 3 नंबर की सबसे छोटी विधानसभा है सारी 9 विधानसभा में, और वहाँ पर जीत हार का अंतर भी कम रहता है, मतलब वो ज़्यादा 3,500 3,000 4,000 के बीच में जीत हार का अंतर रहता है। इस बार भी अंतर वही रहेगा। पिछली बार भी आकाश का चुनाव हुआ था जिसमें विजय तो 3300 शायद कुछ नहीं, आपके साथ में ख्याल से 3-3,500 का ही था, डिफरेंस था शायद। तो आकाश विजयवर्गीय को वहाँ मेहनत करना पड़ेगी गोलू शुक्ला के लिए। हालांकि आकाश विजयवर्गीय और उनकी टीम 1 नंबर में भी लगी हुई है। 1 नंबर का जो टिकट था पहले गोलू उसके दावेदार था, लेकिन चूंकि पार्टी ने कैलाश जी को दिया, तो ये भी एक चर्चा है कि 1 नंबर में शुक्ला परिवार अलग अलग 2 उसमें बढ़ गया हिस्सों के अंदर, 1 नंबर और 3 नंबर। तो आपको ऐसा लगता है कि भाजपा को ये डर था कि गोलू शुक्ला भाजपा के हैं लेकिन काम कांग्रेस का करेंगे? भाजपा को नहीं, सवाल ये नहीं था, सवाल था कि टीम तो एक ही रहती है ना भैया, शुक्ला परिवार तो एक ही है ना कहीं उनके कार्यकर्ता तो लड़ाई तो विचारधारा के पीछे होती है, विचारधारा के बीच भले ही है, लेकिन क्या होता है जब परिवार का मामला आता है कहीं पर भी, तो आप देखोगे कि परिवार के और उससे जुड़े हुए लोग जो ताकत रहती है, चाहे कार्यकर्ता हों सारे लोग हों, तो एक चर्चा ये भी थी कि उनको 3 नंबर भेज दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि 3 नंबर का गोलू के लिए नया क्षेत्र है, जोशी परिवार का वहाँ पे कब हो रहा है, और पिंटू को फायदा पूरा महेश जोशी का ही मिल रहा है। महेश जोशी की जो टीम है पुरानी, नई जो जिन तो साथ में जुड़े रहे, वो टीम पूरी लगी हुई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत पूरी करना पड़ेगी जोशी परिवार को। अश्विन भी ईमानदारी से कितना काम कर पाते हैं, हालांकि अभी हमने देखा है कि मीडिया के अंदर और उसमें उन्होंने पूरा बोला है, खुलकर बोला। मेरी खुद की बात हुई थी अश्विन से जी, उन्होंने बोला उनका कि कैसा है, उनका ऐसा कहना है, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि घी ढुलेगा तो घर की थाली में ही ढुलेगा। हाँ, उनका कहना कि मतलब मैं दोगला नहीं हूँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया बोल दिया है तो पूरी ताकत से मैं साथ दूंगा। तो अब देखना यह है कि चुनाव रोचक तो है, इसमें कोई शक नहीं, और ये संभव है कि पिंटू के उसमें चांस प्लस हैं, वो जीत सकता है। 4 नंबर की बात करते हैं। अयोध्या मालिनी गौड़ के टिकट को लेकर पहले तो काफ़ी विरोध हो रहा था, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि अब की बार मालिनी गौड़ का टिकट बदला जाए, किसी अन्य नेता को दिया जाए। वहाँ से कई सारे लोग थे वहाँ पर, गंगा पांडे जैसे युवा नेता थे जो पिछली 2 बार से टिकट मांग रहे हैं और संगठन में काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन उनका भी दाव नहीं चला। सिंधी समुदाय अपनी तरफ से टिकट मांग रहा था, कांग्रेस ने सिंधी समुदाय के राजा मांधवानी को टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी ने वापस से मालिनी गौड़ को ही मौका दिया है। अयोध्या कही जाती है, राजेश जी क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पे गौड़ परिवार ने 6 चुनाव जीत लिए, और जिस तरह से रमेश मिनुला और कैलाश विजयवर्गीय के नाम से 2 नंबर विधानसभा सीट जानी जाती है, उसी तरह से गौड़ परिवार के नाम से 4 नंबर सीट जानी जाती है। और 4 नंबर का जो सीट का मजमून है वो हिंदू लहर वाला है, राष्ट्रवाद वाला है। अभी आप देखिए राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने अभियान चला दिया है, तो 4 नंबर में उसका सबसे ज़्यादा असर दिखेगा। वहाँ पर डायरेक्ट जो है चुनाव जो है वो टर्न होता है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह गौड़ ने पहले चुनाव से घोषणा कर दी थी कि मैं बम्बई बाजार में वोट मांगने नहीं जाऊँगा। उस बात पर आज भी मालिनी गौड़ कायम है। मुस्लिम क्षेत्रों में जनसंपर्क करने ही नहीं जाते हैं, वोट मांगने ही नहीं जाते हैं, और चूँकि उस पूरे इलाके में आए दिन धार्मिक कार्यक्रम इतने होते हैं तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक राजा मधुवानी की बात है, तो अब राजा मधुवानी में क्या है यार, कल परसों राजनीति में आए, बिल्डिंग बनाते थे, किसी ने कह दिया चुनाव लड़ लो, पार्टी के पास कोई उम्मीदवार था भी नहीं ढंग का। 4 नंबर में भी वही स्थिति है, प्रयोग करना पड़ता है कि भाई किसको दे दो। सिंधी को तो दे चुके ना, गोविंद मंगानी 2 चुनाव हार चुके। सिंधी वोटर जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, आप कुछ भी कर लो। छोटे मोटे बातों को लेके इन चुनावों में मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। जुएल जी आप क्या सोचते हैं? तो ये 4 नंबर का भी स्पष्ट परिणाम सामने है पहले दिन से ही, जैसे 2 नंबर का है
4 नंबर चूंकि अयोध्या कही जाती है, अभी चर्चा इस बात की है कि मालिनी गौड़ की इस बार लीड कितनी रहेगी। और जो कांग्रेस ने प्रयोग किया है राजा मंधवानी का जो टिकट दिया है, हालांकि उसमें अक्षय बम भी जो है वो दावेदार कर रहे थे। इन्होंने विरोध भी किया, बाद में समर्थन में भी गए, उनके वीडियो भी आ गए कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। पर राजा मंधवानी का कोई जनाधार नहीं है ना। कितने लोग जानते हैं राजा मंधवानी को? 4 नंबर में कितने लोग जानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं शहर आप। में हो सकता है मैं आप ही पर्सनली शायद नहीं जानते होंगे या मिले नहीं होंगे। तो सवाल यही है कि पहचान का संकट है एक तो राजा मंधवानी के सामने, है ना। ठीक है, वो पैसा, उनको टिकट मिला है पैसे के बल पे। कांग्रेस से कुछ कैंडिडेट ऐसे लगते हैं कि जो पार्टी को पैसा दे सकें, जो खुद अपना खर्चा कर सकें, और जो 2-4 कांग्रेस के बड़े नेता उनको भी जो है मदद कर सके। तो राजा मंधवानी का टिकट पैसे का टिकट है जो उन्होंने खरीदा है, एक तरह देखा जाए तो मंधवानी का तो कोई कहीं से तो कोई चांस नहीं है। बस ये है देखना कि वो उनको कितने वोट मिलते हैं, कितनी बढ़ती कितनी घटती। और सिंधी समाज के वोटर भी बटा हुआ है। 2-4-5 हज़ार वोट कहीं मिल जाते हैं सिंधी किसी होने के कारण, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी लीड ज़्यादा है। और सिंधी समाज के 40-45 हज़ार वोट हैं 4 नंबर में, और उनमें और जो भाजपा के साथ में काफ़ी जुड़े हुए हैं लोग पुराने कब से। तो 4 नंबर का परिणाम भी स्पष्ट है, मालिनी गौड़ को ही वहाँ से वापस चुनाव जीतना है। 5 नंबर में भी पेच फंस रहा था दोनों ही पार्टियों को लेकर। महेंद्र हार्डे के टिकट को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, कई सारे उम्मीदवार खड़े हो गए थे, यहाँ तक कि उन्हीं के खास लोग रहे, उन्होंने भी संगठन को शिकायत की थी कि अब की बार महेंद्र हार्डे को टिकट नहीं दिया जाए। सत्यनारायण पटेल और स्वप्निल कोठारी के बीच में भी एक शीत युद्ध लगातार चल रहा था, या राजनीतिक युद्ध कहें। दोनों दिल्ली तक के अप्रोच रखने वाले नेता हैं, लेकिन उसमें जीत हासिल हुई सत्यनारायण पटेल को। आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कि सत्यनारायण पटेल यहाँ से चुनाव भी जीत पाएंगे या महेंद्र हार्डे वापस से रिपीट हो सकते हैं? 5 नंबर सीट भी लगभग 3 नंबर जैसी है, जहाँ पर हार जीत का अंतर बहुत कम रहता है। लगभग 1100 वोट से पिछली बार सत्यनारायण पटेल हारे थे और महेंद्र हार्डे जीते थे। महेंद्र हार्डे का क्या है कि 2 प्लस पॉइंट है जो शायद किसी नेता के नहीं है। हालांकि आज की राजनीति में वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं होते हैं, लेकिन पब्लिक को उससे फ़ायदा मिलता है। एक तो महेंद्र हार्डे का व्यवहार बहुत अच्छा है, जो जाता है जितनी मदद होती है हाथों हाथ कर देते हैं, बहुत सरल है ना, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में कोई विधायक पिछले 20 साल से इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है सरकारी योजनाओं को लेकर। मैं सिर्फ सरकारी योजनाओं की बात कर रहा हूँ, जिसका लाभ सर्वाधिक वहाँ मिलता है। महेंद्र हार्डे के पास कोई भी आएगा तो जेब में से पैसे निकालने की क्षमता भले ही बाबा की नहीं हो, लेकिन वो 5,000 का लोन, 10,000 का लोन, 20,000 का लोन, सिलाई मशीन, कभी किसी को ट्रेनिंग, कभी किसी को विदेश भेजना, अध्ययन करने के लिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराना, सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना, कहीं प्राइवेट स्कूल में फीस माफ़ कराना। इस तरह के जो महेंद्र हार्डे ने जो काम किए इलाज कराने में। शिवराज सिंह चौहान ने कई बार कहा कि मध्य प्रदेश में मेरे पास जब से मैं मुख्यमंत्री हूँ तब से सर्वाधिक इलाज के लिए, गरीबों के इलाज के लिए यदि चिट्ठी किसी की आती है तो महेंद्र बाबा की आती है। अभी पार्टी ने विधायक दल की बैठक में महेंद्र हार्डे को नंबर 1 का खिताब दिया कि नंबर 1 विधायक ऐसे हैं। हर सरकारी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कितने फॉर्म भराएं तो सबसे ज़्यादा वहीं। आप लाडली लक्ष्मी योजना के फॉर्म वहाँ भराएं, लाडली बहना योजना के फॉर्म वहाँ भराएं। कोई भी सरकारी योजना आती है, महेंद्र हार्डे का दफ्तर कलेक्टर ऑफिस से ज़्यादा तेज गति से चलता है और सारे काम होते हैं, सारे काम सरकारी योजनाओं के। और सुबह से लेकर शाम तक उनकी टीम जो है बैठकर जिस तरह के सरकारी योजनाओं का काम करती है, और वाकई एक जनप्रतिनिधि का काम यही है। जनप्रतिनिधि रिश्वत दे के वोट खरीदे, गुंडे बदमाशों के माध्यम से वोट खरीदे, शराब बांट के वोट खरीदे, ये क्या तरीका है? एक विधायक सांसद को वाकई यही काम करना चाहिए। हम भी इस बात के बख्शीदार हैं कि सरकार की योजनाएं क्यों हैं कि गरीब आदमी तक जो उसके लायक है उस तक पहुंचना चाहिए। तो महेंद्र बाबा वही काम करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनकी कितनी ताकत से मदद करते हैं उस पर भी वो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। सत्यनारायण पटेल भी उस इलाके में सबसे ज़्यादा वजूद वाले नेता हैं, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो शहरी क्षेत्र के जो वार्ड हैं, उन वार्डों में भाजपा की मानसिकता के लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो एक बड़ी दिक्कत है। जुएल साहब, देखिए 5 नंबर का भी जो गणित है वैसा ही है। कांग्रेस के पास केवल 2 कैंडिडेट थे, सत्यनारायण पटेल और स्वप्निल कोठारी, जो दोनों लगातार मेहनत कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने टिकट ठीक दिया सत्यनारायण पटेल को। स्वप्निल कोठारी अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन जो एक टीम
और जो एक राजनीति का जो अनुभव सत्यनारायण पटेल परिवार के पास है, वो स्वप्निल के पास नहीं था। तो सत्यनारायण पटेल ने लगातार अपनी 5 नंबर में काम भी किया, हारने के बाद भी सक्रिय रहे और कथाओं से लेके सारे आयोजनों को लगातार करते रहे। 2 नंबर कॉपी उन्होंने भी 2 नंबर की कॉपी करने की कोशिश की। तो सत्यनारायण पटेल की स्थिति ठीक है, भाजपा में जरूर 5 नंबर को लेके असमंजस रहा और एन वक्त पर बाबा को ही टिकट देना पड़ा। आप देखोगे कि 5 नंबर पे गौरव रणदीवे पूरी ताकत से लगे हुए थे। FM पे उनके लगातार विज्ञापन चल रहे थे, सारा प्रचार प्रसार वो कर रहे थे। उसके बाद फिर एक नानूराम कुमावत जी हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो अभी 2 दिन पहले तक उनके मैसेज अभी सबको आ रहे थे, आज दशहरा मिलन के उसको बुला रहे थे सबको वो। बस हो सकता है कल शायद पार्टी ने समझाया, फोन करके भी बुलाया उन्होंने, तो कल शायद समझाया पार्टी ने उनको, कोई फ़ोन लगाया है कुछ संघ के लोगों ने, कुछ लोगों ने उनको, कुमावत जी को भी। तो भाजपा में थोड़ा सा अंतर कलह 5 नंबर में है, तो वो तो उसका फायदा सत्यनारायण पटेल को मिल सकता है, कांग्रेस को, क्योंकि खुद भी वो लगे हुए थे। तो 5 नंबर का चुनाव परिणाम भी बड़ा रोचक रहेगा और बाजी किसी बात पलट सकती है। हालांकि महेंद्र हाड़िया चुनाव वहाँ से जीते हुए हैं, मतलब सिटिंग MLA हैं अभी हाल वो, पर इस बार कांग्रेस के भी चांसेस वहाँ पर हैं। 5 विधानसभा सीटों पे आज हमने चर्चा करी। अगली बार फिर आपको मैं कष्ट दूंगा और बुलाऊंगा वापस स्टूडियो में। वो कम शब्दों में चाहता हूं कि इन 5 विधानसभा सीटों में जो आपसे मैंने चर्चा की, उसमें लब्बे लुआब निकल कर के आता है। कितनी सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है और भाजपा कितने पर आगे दिखती है आपको? शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 3-2 का रेशो हो सकता है कि 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस। अब दिक्कत यही है, जैसे 3 नंबर 5 नंबर ये ऊपर नीचे हो सकती है, तो 1 2 और 4 में तो कुछ नज़र आता नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 और 5 का जो बैलेंस है वो कैसे बनता बिगड़ता है, ये अभी चुनाव में और समय बाकी है। और आखिरी दिनों में जो मेहनत कर लेगा, आखिरी के 3 दिनों में, क्योंकि 12 तारीख तक तो दिवाली है, 13-14 तारीख को भी त्यौहार है, 15, 16, 17 में जो मेहनत कर लेगा वो मुझे लगता है कि लीड करेगा। जल्द साहब वही सेम स्थिति है विधानसभा 1 में, 2 में, वो 4 में तो फिर कोई डाउट दिखता नहीं है कि उसको ही उठा कर होगा। 3 नंबर 5 नंबर में होना के लिए है, वो चुनाव जीत है। सवाल ये चुनाव जैसे जैसे भी आगे बढ़ेगा, कल नामांकन काम का सिलसिला खत्म हुआ है, अब 3 तारीख नाम और सब होगा, फिर बीच में त्यौहार बनाने में लग जाएगी, जिसको कोई ज़्यादा कोई लेना देना भी नहीं रहता है, तो कार्यकर्ता जरूर लगेंगे। तो ये कहना सही है कि आखिरी के 3-4 दिनों में जो थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है चुनावों के दौरान में, वो जो पार्टी तो 2-4-5 हज़ार का ही प्लस माइनस होना है जीत हार का दोनों विधानसभा में, तो वो 3-4 हज़ार वोटों का जो हो रहा है फैसला, तो वो आखिरी के मोमेंट पे डिपेंड करेगा वो। जी, बहुत शुक्रिया राजेश राठौर जी, राजेश गोयल जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं मृदुभाषी के, और हमारे खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। इस तरह का शो हम और भी लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। क्या कहते हैं पत्रकार, क्या स्थिति है इंदौर की, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। धन्यवाद, नमस्कार।